दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं उन्हें आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब सामने आना जरूरी है। 75 साल के हो चुके मोदी क्या इस्तीफा देंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 75 साल से अधिक उम्र के कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरन रिटायरमेंट दिया जा चुका है। इसमें कई नाम शामिल हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या अन्य नेताओं की बात करें, उम्र की वजह से उन्हें राजनीति से अलग किया गया और तर्क दिया गया कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक सभा के दौरान कहा था कि 75 साल पूरे होने के बाद लोगों को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। यह अलग बात है कि कुछ समय के बाद ही वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो किसी के लिए ये कहा था और ना ही वो खुद पे इसे लागू करेंगे। यानी 75 साल में रिटायर हो जाने की बात उन्होंने जो कही थी भरे मंच से, उसे उन्होंने वापस ले लिया, यानी यू टर्न ले लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 75 साल के हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में जो स्थापित किए गए सिद्धांत है उसके तहत राजनीति से बाहर होंगे, या वो तब तक इस पद पे बने रहेंगे जब तक उन्हें जनता का समर्थन मिलता रहेगा, खास करके आरएसएस का समर्थन उनके साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उस बयान को उन्होंने वापस लिया। उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन पर किसी तरह का दबाव था या बिना दबाव की वजह से उन्होंने अपने हिसाब से पहले बयान देते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए और उसी बयान से वो पलट जाते हैं। तो अंदर खाने क्या हुई ये जानकारी सामने नहीं है, लेकिन सभी को मालूम है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी आरएसएस अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करता है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से आरएसएस को लेकर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि जिस आरएसएस के दम पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है वही भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है या सिर्फ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि लंबे समय से जेपी नड्डा जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यकाल है काफी समय पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन बार बार उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है और एक्सटेंशन की ये अवधि इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोगों को सवाल करना पड़ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता मौजूद नहीं है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके। नेता तो कई हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन इस पद पर बैठेगा, क्योंकि आरएसएस जिस नाम को आगे बढ़ाती है उसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस नाम को आगे बढ़ाती है उसे आरएसएस की तरफ से खारिज किया जाता है। आरएसएस चाहता है कि उसका एक ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठे जिसके हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की बागडोर अपने पास रखे, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहां नियुक्त किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से काम करे। इसी वजह से लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि पद खाली है। जेपी नड्डा सिर्फ प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसी बीच कई बार अलग अलग तरह के नाम सामने आते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है उनका नाम उछला था, लेकिन 2-3 दिनों तक ये नाम चर्चा में रहने के बाद फिर से मामला शांत हो गया है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो खाली है।
अब ये पद कब तक भरता है और कब दोनों जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सामंजस्य कब बैठता है, इसका इंतजार करना होगा। उसके बाद ही यह समझ में आएगा कि इस पद पे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका 75वां जन्मदिन आ चुका है और उन तमाम तरह के मीडिया में खबरें हैं कि उन्हें अब इस पद से इस्तीफा देकर कम से कम मार्गदर्शक में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक 75 साल की उम्र के व्यक्ति हो चुके हैं, उन्हें दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो बातें हैं उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ये पद छोड़ने वाले नहीं है। इसी बीच उन्होंने मणिपुर का दौरा किया, इसी बीच उन्होंने बिहार के कई जिलों का दौरा किया और बिहार में कई बार दौरा कर चुके हैं। और इसी बीच जब तमाम तरह की आलोचनाएं हुई, उसके बाद उन्होंने पंजाब के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। चूंकि पंजाब में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ की वजह से वहां बड़ी तबाही मची है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और लगातार इस बात की आलोचना हो रही थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पंजाब में आए बाढ़ को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है। इन्हीं आलोचनाओं के बीच अब केंद्र सरकार ने एक राहत फंड की घोषणा की है। यह अलग बात है कि पंजाब सरकार ने इसे बेहद कम बताया है और कहा है कि यह बेहद कम राशि है, इससे कुछ भी सुलझना नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पे गए थे। मणिपुर में 2022 में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ था और यह हिंसा का दौर आज भी जारी है, यानी करीब 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है और लगातार यहां हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा के शुरुआती दौर में कई महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, वो इसी देश में हुआ था। लेकिन तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मणिपुर जाने का प्लान नहीं बनाया। अब चूंकि मणिपुर वो गए हैं तो इसे लेकर चर्चाएं हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जाते जाते इतनी देर क्यों कर गए, आखिर मणिपुर इतनी देरी से जाने के पीछे की वजह क्या है, जबकि वो दुनिया भर के कई ऐसे देशों को घूम कर आ चुके हैं जिन देशों को अगर आप मानचित्र में ठीक से ढूंढे तो आपको शायद ही मिले। ग्रीनलैंड जिसकी मात्र आबादी 55,000 है, ऐसे देश का भी दौरा करके आ चुके। घाना, छोटे छोटे देश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खत्म हो चुकी है, जहां से हमें कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने वाली है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसे ऐसे देशों का प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं। लेकिन मणिपुर जाने का उन्हें वक्त नहीं मिला और अब चूंकि बिहार में नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, साथ ही मणिपुर से जो सटे हुए राज्य हैं असम, वहां भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया है और वहां के जो लोग हैं और जो पीड़ित हैं उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब तमाम तरह के हिंसा के दौर हुए और जब लोगों को वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत थी, उस वक्त वो नहीं गए, तो आज क्यों गए? अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा हो रहा है। बिहार में कई बार वो जा चुके हैं और हर बार वो अलग अलग तरह का बयान देकर वहां माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश तब की जब वो चाइना के दौरे से बाहर आए और चाइना के दौरे से बाहर आते ही उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को गाली दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए बिहार को, पूरे देश को संदेश दिया कि उनकी मां को गाली दी गई है। चूंकि यह मामला ज्यादा चला नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद बुलाया गया था, उस बंद में आम लोगों की सहभागिता नहीं थी और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को, लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन स्कूल जाती हुई महिलाओं को, प्रसूति के लिए जा रहे गाड़ियों को रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया। तो ये स्थिति पहले भी आ चुकी है, यानी ये जो मुद्दा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब बार बार बिहार का दौरा करके अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है और ऐसे बयानों को आप जुमला कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस देश में ऐसे बयान दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की स्थिति नहीं है। पहले तो आपने जो कंपनियां हैं, आपको बता दें कि बिहार में मात्र 6,338 कंपनियां हैं।
पिछले 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार इसमें इजाफा नहीं कर पाए हैं, जबकि इसी देश में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर 40,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, जबकि इस राज्य में हर साल सरकार बदल जाती है, यानी नए आदमी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और उन्हें सरकार की बागडोर संभालनी पड़ती है। फिर भी यहाँ पर 40,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन बिहार में जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, उनके कार्यकाल में 6,338 कंपनियां ही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 1 करोड़ नौकरियां कहां से दी जाएगी, और उस राज्य में नौकरियां 1 करोड़ देने की बात की जा रही है जिस राज्य में हर दूसरे दिन छात्रों पर, जो नौकरी मांगने वाले संविदा कर्मचारी हैं, उन पर लाठियां भाजी जा रही है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, युवाओं को जबरन राज्य छोड़ने पर बाध्य होना पड़ रहा है, उन्हें दूसरी जगह नौकरियां करने, दूसरी जगह मराठी, हिंदी, गुजराती भाषा के विवाद में फंसना पड़ रहा है। ऐसे राज्य में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, यानी ये वही उसी तरह का वादा है जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल 2 करोड़ लोगों को देश में रोजगार देने का वादा किया था। और इस वादे का क्या हुआ आप सभी को मालूम है कि कितने संख्या में लोगों को रोजगार मिले, कितनी महंगाई कम हो गई, कितनी बेरोजगारी खत्म हो गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि 75 साल के हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस देश में एक राजनीति की जो सुचिता बन चुकी थी, या जिस तरह की राजनीति रही है कि जो ओल्ड एज हो चुके हैं नेता, वो रिटायर हो जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे और दूसरे नेताओं को मौका देंगे, क्या ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, या फिर देश में बुजुर्गों द्वारा ही सरकार चलाने का एक जो रिवाज चलता आ रहा है वो जारी रहेगा? आज का ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से इस देश का भविष्य जुड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।